नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीए पार्ट सेकंड के लिए है, जिसमें हम स्विट्ज़रलैंड का संविधान पढ़ रहे हैं। वहाँ की संघीय कार्यपालिका यानी फेडरल काउंसिल का गठन व शक्तियों के संबंध में हम पढ़ चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो संघीय संसद के ऊपर है, यानी वहाँ की जो फेडरल पार्लियामेंट है उसके ऊपर है। इसमें हम फेडरल पार्लियामेंट के गठन, उसकी शक्तियों व कार्यों के संबंध में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्विट्ज़रलैंड की संघीय संसद, जिसे राष्ट्रीय व्यवस्थापिका भी कहा जाता है, और वहाँ की जो राष्ट्रीय व्यवस्थापिका है उसे संघीय सभा कहा जाता है। ये दो सदनात्मक है, यानी इसके दो सदन हैं। पहला सदन इसका सीनेट, जो इसका बड़ा सदन है, और दूसरा है प्रतिनिधि सभा, जो इसका छोटा सदन है। यानी इसके दो सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। आप देख सकते हैं ये ही सेम नाम उसमें थे अमेरिका की कांग्रेस में। अमेरिका की जो संसद थी उसे कांग्रेस कहते थे। उसके दो सदन थे, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सेम यही स्विट्ज़रलैंड में यहाँ की जो संसद है उसके दो सदन हैं, एक सीनेट और दूसरा प्रतिनिधि सभा। ये जो संघीय संसद है यह लोगों तथा प्रांतों के अधिकारों के नीचे परिसंघ की सर्वोच्च सत्ता की धारक है। यानी जनता के बाद सर्वोच्च सत्ता किसमें निवास करती है? संघीय संसद में। देखने में इसका जो रूप है वो ब्रिटिश संसद और अमेरिकी कांग्रेस से मिलता जुलता है, जहाँ दो सदनात्मक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अंतर का जो आमूल बिंदु इस तथ्य में देखा जाना चाहिए, यहाँ दोनों ही सदनों की शक्तियाँ जो है वो समान है। आप देख सकते हैं अमेरिका का आपने पढ़ा, ब्रिटेन का पढ़ा, दोनों ही सदन जो थे उनकी शक्तियाँ अलग अलग थी। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में दोनों ही सदनों की शक्तियाँ एक समान हैं। अतः इसके लिए एक लेखक की बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि कार्यपालिका की तरह स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका भी बहुत विचित्र हैं। दुनिया में यही ऐसी व्यवस्थापिका है जहाँ ऊपरी सदन व निचले सदन की शक्तियाँ किसी तरह से भी भिन्न नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण कथन दिया है कि विचित्र ये है। इसका गठन के संबंध में यदि हम देखें तो सीनेट का गठन अमेरिकी सीनेट के गठन की तरह है। यानी जिस प्रकार अमेरिका में हर राज्य को सीनेट में 2 स्थान प्राप्त हैं, उसी प्रकार यहाँ हर बड़े या पूरे कैंटन को 2 स्थान दिए गए हैं, और वहाँ के छोटे या जो आधे कैंटन हैं उनको 1 स्थान दिया गया है। यहाँ 20 बड़े तथा 6 छोटे कैंटन हैं। ठीक है। अतः इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी है? 46 है। यानी 6 छोटे हैं तो उनको 1 स्थान दिया गया है, और 20 बड़े हैं तो उनको 2-2, यानी 20 दूनी 40, 46 सदस्य संख्या है। फिर भी स्विट्ज़रलैंड व अमेरिकी व्यवस्थाओं के अंतर में अनेक बिंदु देखे जा सकते हैं। यहाँ हर कैंटन अपने कानून बनाता है, जिनसे उनके प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, उनका कार्यकाल तथा उनके वेतन व भत्तों का निर्धारण किया जाता है। यही कारण है कि किसी भी कैंटन में 4 वर्षों का कार्यकाल है तो किसी में 3 वर्ष का और किसी में मात्र 1 वर्ष का। लेकिन जिन 5 छोटे कैंटनों में नगर सभा व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, वहाँ ऐसे चुनाव संबंधी नियम नहीं हैं। कैंटनों को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वे निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस भी बुला सकते हैं, यानी रिकॉल की व्यवस्था भी है। यानी अगर उनको सही नहीं लगे कि उनका प्रतिनिधि सही काम नहीं कर रहा है तो वो अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सकते हैं। सीनेट का सदस्य एक ही समय पर प्रतिनिधि सभा या संघीय न्यायालय का सदस्य नहीं हो सकता, यानी 2 संस्थाओं का सदस्य नहीं हो सकता। देखिए ये जो मैंने ऊपर बताया, इसमें ये है कि वहाँ के जो मेंबर होते हैं उनके संबंध में कानून निर्धारण करने का जो अधिकार है वो वहाँ के कैंटनों को है, और इसी कारण वहाँ पर उनके कार्यकाल, वेतन भत्तों के संबंध में अंतर भी मिलता है। तो वहाँ के कैंटन निर्धारित करते हैं कि हमारे प्रतिनिधि का कार्यकाल कितना होगा,
और वहाँ के कैंटनों को रिकॉल यानी उनको पुनः बुलाने का अधिकार भी होता है, उनको वापस बुला सकते हैं यदि वो ठीक कार्य ना करे तो। प्रतिनिधि सभा लोकप्रिय सदन है। इसमें कुल 200 स्थान हैं जिनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। चुनाव गुप्त होता है। इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व व सूची प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मतदाता होने के लिए 20 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। लगभग 24,000 की आबादी पर एक चुनाव क्षेत्र बनाया गया है, यानी लगभग 24,000 पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है, किंतु हर कैंटन को कम से कम एक स्थान दिया जाएगा। यही कारण है कि ज्यूरिश को सबसे बड़ा कैंटन होने के नाते 35 स्थान प्राप्त हैं, जबकि वहाँ का ज्यूरा जो कैंटन है उसको 2 और उरी कैंटन है उसको 1 स्थान दिया गया है, यानी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। सीनेट या संघीय न्यायालय का सदस्य या कोई भी सरकारी नौकर या पादरी इस सदन का सदस्य नहीं हो सकता, यानी सीनेट का मेंबर इसका मेंबर नहीं होगा। सरकारी नौकरी है किसी के पास तो वो इसका मेंबर नहीं हो सकता, पादरी है तो वो इसका मेंबर नहीं हो सकता, यानी उनको अगर इसका मेंबर बनना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पद त्यागना पड़ेगा। इस सदन का सामान्य कार्यकाल 4 वर्ष है, लेकिन यह किसी समय भंग हो सकता है। यह 1 वर्ष को अपने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। एक स्वस्थ परंपरा के अनुसार उपाध्यक्ष को अध्यक्ष चुन लिया जाता है तथा उसकी जगह नया उपाध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही चलाता है, सदस्य को बोलने का अवसर देता है, मत विभाजन के बाद अपना निर्णय सुनाता है और दोनों ही पक्षों के समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष जो होता है उसे निर्णायक मत देने का अधिकार भी प्राप्त होता है। दोनों जो सदन हैं उनकी बैठकें अलग अलग कक्षों में किंतु साथ साथ होती हैं। किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए, जैसे कि संघीय परिषद या संघीय न्यायालय के जजों को या सेना अध्यक्ष का चुनाव करने हैं, या अपराधियों को क्षमादान देने या परस्पर विवाद को निपटाने संबंधी कोई भी मामला होता है, तो दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता जो होता है वो प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है तथा निर्णय जो होते हैं वो साधारण बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। संघीय संसद यानी संघीय सभा जो होती है उसके कार्य देख लेते हैं। इसके भी संघीय कार्यपालिका की तरह बहुत ही विस्तृत और व्यापक कार्य हैं। अब चूंकि ये संसद है तो इसका पहला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है कानून बनाना। राष्ट्रीय व्यवस्थापिका है तो संपूर्ण देश के लिए क्या करती है, कानून बनाने का। संघीय जो विषय हैं उनके ऊपर कानून बना सकती है तथा संविधान को सुचारू रूप से लागू रखने के लिए अनिवार्य निर्देश जारी कर सकती है। यह संवैधानिक संशोधन के जो बिल होते हैं उनको पास करती है, जो संधियां होती है उनकी पुष्टि करती है, सरकार का जो वार्षिक बजट होता है उसे पास करती है, संघीय कार्यपालिका के परिसंघ के प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त करती है और इस बारे में उसे अनिवार्य दिशा निर्देश भी दे सकती है। अगला है अनेक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का चुनाव करती है। अपने संयुक्त अधिवेशन में संघीय कार्यपालिका के जो 7 सदस्य चुने जाते हैं उनका चुनाव कौन करती है, संघीय सभा ही करती है। और किसी एक को 1 वर्ष के लिए परिषद का अध्यक्ष और किसी अन्य को उसका उपाध्यक्ष घोषित भी यही करती है। संघीय परिषद के महासचिव अर्थात उसका चांसलर का चुनाव करती है। संघीय न्यायालय के जो 26 जज होते हैं उनका चुनाव भी संघीय सभा ही करती है और किसी को उसका अध्यक्ष बनाती है, संघीय न्यायालय का अध्यक्ष बनाती है और इस न्यायालय के 12 जजों को स्थानापन्न जजों का भी निर्वाचन करती है। युद्ध काल में सेना अध्यक्ष का चुनाव करती है। संघीय बीमा न्यायाधिकरण के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी यही करती है। संघीय सभा ही युद्ध और शांति की घोषणा करती है, संधियों व समझौतों की पुष्टि करती है। जो कैंटन होते हैं उनमें आपस में संधियां कर सकते हैं। कोई कैंटन किसी विदेशी राज्य से गैर राजनीतिक संधि कर सकता है, किंतु उसकी संघीय संसद द्वारा पुष्टि होना आवश्यक है। यदि कोई भी प्रांतीय सरकार संघीय सरकार के कानूनों को लागू नहीं करती या उसके आदेशों की अवहेलना करती है तो संघीय सभा ये तय करती है कि वहाँ हस्तक्षेप करने के लिए क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें संघीय संसद निर्धारित करती हैं। अगला है कि उसको कुछ न्यायिक कार्य भी दिए गए हैं। क्या है? अपराधियों को क्षमा कर सकती है, विभिन्न संघीय अधिकारियों के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों को निपटाती है, संघीय परिषद विभागीय विवादों को निपटाती है, किंतु संघीय संसद उसके खिलाफ अपीलें सुन सकती है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। यद्यपि संविधान की जो शब्दावली है उसमें संघीय संसद परिसंघ की सर्वोच्च सत्ता की धारक मानी गई है, लेकिन कुछ व्यवहारिक तत्व हैं जिन्होंने उसकी इस स्थिति को बदल दिया है। जैसे उपक्रम व लोक निर्णय की जो स्विट्जरलैंड में व्यवस्था है ने संघीय संसद को उस महत्वपूर्ण स्थिति से वंचित कर दिया है जो ब्रिटिश संसद या अमेरिकी कांग्रेस को प्राप्त है। लोक निर्णय संघीय संसद की इच्छा को रद्द कर सकता है। एक विचित्र व्यवस्था है कि जब संघीय संसद के चुनाव होते हैं तो लोग राजनीतिक दलों के पक्ष में अपना वोट देते हैं, लेकिन जब लोक निर्णय होता है तो उसमें वे अपने स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करते हैं और ये भूल जाते हैं कि संघीय संसद में उन्हीं के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, किंतु वे उनके किसी भी महत्वपूर्ण प्रयास को निरस्त कर सकते हैं। इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि संघीय संसद के तले होने के बावजूद स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद ने उस पर अपना जो है वो प्रभावी आधिपत्य जमा लिए हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण कथन है कि संघीय संसद के पास सभी प्रकार के विशेषाधिकार होते हुए भी संघीय कार्यपालिका की अग्रणीय भूमिका स्थापित हो गई है। तो ये थी वहाँ की संघीय संसद, मैंने आपको बता दिया, जिसे संघीय सभा कहा जाता है। इसके 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। सीनेट में प्रत्येक बड़े कैंटन को 2 और छोटे कैंटन को या आधा कैंटन जो है उसको 1 सीट का भेजने का अधिकार है वहाँ के लोगों को। प्रतिनिधि सभा का जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है कैंटनों को। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह ये ही चुन लेते हैं अपने में से। इसकी जो शक्तियाँ यदि हम देखें तो संपूर्ण देश के लिए ये कानून बनाने का काम करती है। महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनके निर्वाचन का काम करती है और जो महत्वपूर्ण जो कैंटन वगैरह जो महत्वपूर्ण कानून बनाते हैं उनकी संधियाँ वगैरह उनकी पुष्टि करने का भी काम करती है। न्यायिक कार्य के अंतर्गत ये अपराधियों को क्षमा वगैरह करना और संघीय अधिकारियों के जो विवाद हैं क्षेत्राधिकार संबंधी उनको निपटाती है। ये महत्वपूर्ण कार्य करती है। और व्यवहारिक स्तर पर ये कहा जाता है कि वहाँ की संघीय संसद को सबसे शक्तिशाली बनाया है कानून ने, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर लोक निर्णय और जो उपक्रम जैसी तकनीकें हैं इनकी वजह से उसकी शक्तियाँ कम हुई हैं, क्योंकि लोक निर्णय के माध्यम से संघीय संसद के जो निर्णय हैं उनको उलट भी दिया जा सकता है। और व्यवहार में ये हो रहा है कि वहाँ की जो संघीय कार्यपालिका है वो संघीय संसद की तुलना में अधिक प्रभावी और अधिक शक्तिशाली बनती जा रही है। तो ये वहाँ की फेडरल पार्लियामेंट है, उसकी व्यवस्थाएं हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो वहाँ के संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, फेडरल कोर्ट जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, उसके संबंध में होगा, उसका गठन, उसकी शक्तियाँ व उसके कार्य। इसके पश्चात हमारी जो स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाएगी और हम फिर जापान का संविधान पढ़ेंगे। तो आप किताब की मदद से, किताब की सहायता से इसको पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।